नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे जरूरी विषय है बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था। वजह क्या है, जिम्मेदार कौन है और इस पर तुरंत नियंत्रण कैसे पाया जाए। यह तीनों बड़ा व्यापक विषय है, वजह, जिम्मेदार और नियंत्रण। इन्हीं तीनों पर कुछ देर तक आपके सामने अपनी बात रखूंगा। आपसे प्रार्थना है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना आशीर्वाद हमको जरूर दें। मित्रों, वजह इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार में अब तक नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को याद करके सरकार चलाते रहे हैं और कुछ हद तक नीतीश कुमार इसमें कामयाब भी रहे। खास तौर से जब स्वतंत्र रूप से मतलब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पहला 5 साल जो नीतीश कुमार का रहा, निर्विवाद रूप निस्संदेह कानून व्यवस्था के लिए स्वर्णिम था। 90 के बाद तो मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, स्वयं को समझ रहा हूँ। वो लालू प्रसाद यादव का हमने वो देखा था। अब उसको गुंडागर्दी कहना बड़ा साधारण बात होगा। बेटी के ब्याह में गाड़ियों का शोरूम कैसे जबरदस्ती छीन करके गाड़ी ले लेना और आए हुए बारातियों को एक एक गाड़ी दे देना, सोने के दुकान में बैठना और गहना लेकर के चल लेना, यह सब चीज उन सब पर ऊपर से भारी की भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अफसर, मतलब ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है। आईएएस मतलब, आईएएस का मतलब शक्ति। लाल बहादुर सरदार पटेल के शब्दों में कि आप लोग स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, आज के राजा हैं। राजशाही खत्म हो गई लेकिन आपकी शाही आजीवन खत्म नहीं होगी। हमने ऐसा व्यवस्था दिया है। उस आधुनिक राजा के पत्नी को विधायक का एक गुंडा बेटा अपने घर रख ले और उसका यौन शोषण करता रहे और आईएएस कुछ न करे। अब इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का उस जंगल राज का डर दिखा करके 10-15 साल तक सरकार चला लेना अपने आप में उस दंश को, उस भयावह स्थिति को दर्शाता है। लेकिन सवाल है कि वही नीतीश कुमार है, वही उनकी प्रशासनिक क्षमता है, वही भाजपा उनके संगठन में है, वही सरकार में है, साझेदार है, बल्कि 2 उप मुख्यमंत्री है, फिर कानून व्यवस्था इतनी लचर क्यों, इतनी बिगड़ी क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था तो बिगड़ी है। गांधी मैदान पटना के दिल है और वहां पर जैसे दिल्ली का इंडिया गेट है, मशहूर जगह है, सुरक्षाकर्मी बहुत तैनात रहते हैं, अगल बगल में राष्ट्रपति भवन है, केंद्रीय मंत्रियों का आवास निवास है। ऐसे में अगर कोई गुंडा गोली मार के निकल जाए और पुलिस तक ना आवे बहुत देर तक, तो यह तो चिंता का विषय है। और यह हुआ है वहां पर, हम सब टीवी में देख रहे हैं। उसके बाद जिस सीमान में शहाबुद्दीन के खात्मे के बाद कुछ हद तक गुंडाई बंद हो गई थी। आपको याद ना होगा तो बता दें कि एक पत्रकार को तेजाब से नहला करके कुरच करके जलाने का अपराधी शहाबुद्दीन खुद ही उसी तरह की मौत मरा एम्स में कोरोना काल के दौरान। और उसमें सरेआम कई लोगों को काट देना और बिल्कुल दिमाग पर इस बात का लेस मात्र भी प्रशासन का डर न होना। बिहार में यह कुछ दिनों से नहीं, बहुत दिनों से शुरू हो गया। तो वजह क्या यह है कि जो सरकार यह बताती है कि जंगल राज, तो क्या लोगों को यह बताना है कि जंगल राज वो था तो यह भी जंगल राज है? क्या जंगल राज बनाम जंगल राज पर लेके आने का इच्छा है? आदरणीय प्रियंका दीदी जी को सादर प्रणाम।
मतलब आपकी इच्छा है कि आप बताएं कि हमारा जंगल राज है कि यह जंगल राज है, कौन जंगल राज बढ़िया है, कौन जंगल राज खराब और खौफनाक है। तो एक बात आपको बता दूं भारतीय मानसिकता की, कि अभी जो लोग मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे वो लोग 90 के जन्मे हैं, और वो जब घुटनों पर चल रहे होंगे तो उनके बाप दादा उस डर, उस खौफ को देखे होंगे। बच्चे नहीं देखे होंगे, वो उन्होंने सुना है और अभी वो देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो उस जंगल राज को समझ में नहीं पाएंगे जो कभी इतिहास हो चुकी है। तो एक वजह क्या यह है कि यह जानबूझ के राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बिहार को हिंसा में झोंक दिया गया है, ताकि नीतीश कुमार का वह जुमला कि हम जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे, हमको सरकार में आने दीजिए, या पुलिस प्रशासन का साख का खत्म हो जाना। क्योंकि बिहार में पुलिस का मुख्य काम अब दारू सप्लाई का रह गया है। या मैं नहीं कह रहा हूं, दारू में बंद कई लोगों ने कहा है, वीडियो बयान है उनका। अगर वो गलत है तो पहले उसको कोर्ट के तहत पनिशमेंट किया जाए। एक आदमी आया, बोला जी आप कितने दिन बाद जेल से छूट गए? बोला 2 साल के बाद। काहे में बंद हुए थे? दारू में बंद हुए थे। अच्छा, दारू बेच रहे थे? हाँ। कैसे पकड़े? बोला वो दरोगा जी बुलवाए थे क्योंकि हम थाने से दारू लेके जाते थे, तो बाद में वो लोगों ने दाम बढ़ा दिया था। तो हमने उनको बोला कि भाई इससे सस्ता मुझको मार्केट में मिल रहा है तो हम आपकी दारू क्यों लेंगे? तो दरोगा जी ने समझाया कि कोई बात नहीं, कितना दाम में लेगा? बोला 600 में लेगा। तो बोला ठीक है, आके ले जा। तो 600 के हिसाब से 6 पेटी दारू उन्होंने दिया। पुलिस वाले एक रिक्शा में डाल करके गाड़ी में पहुंचा गए और सवेरे आकर के छापा मार कर हमको गिरफ्तार कर ले गए। मतलब पुलिस ने ही दारू दिया और पुलिस ने ही दारू पकड़ा। यही जगह नहीं, कई जगह है। तो पुलिस का काम सुरक्षा के जगह दारू देना है और बाकी लोगों को, नेताओं का सुरक्षा देना है। और कुछ जो बच गए हैं वो जातीय स्तर पर, किसी न किसी स्तर पर, कोई लालू खेमे का है तो कोई नीतीश खेमे का है। तो पुलिस में जब खेमेबाजी हो जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर तो ताक पर चढ़ ही जाएगा। और यह प्रशासन की कमजोरी सरकार को कमजोर करने की साजिश है, या सरकार कमजोर है। मेरा बार बार मानना है कि बिहार में दारूबंदी से बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कुछ भी नहीं। यह बात कहने से पहले आपको बता दूं कि मैं दारू पीना छोड़ो, छूटा भी नहीं, और मैं घोर दारू और दारूबाजी का विरोधी हूं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि बिहार में अगर दारू ओपन बिक रही थी तो शुद्धता की गारंटी थी, रेट का गारंटी था। लेकिन अब ना तो शुद्धता की गारंटी है ना रेट की गारंटी है। पुलिस वाला जितना में देना चाहता है उतने में देता है, और अगर आप किसी और से लेंगे तो दारू पीने के इल्जाम में बंद हो गए, अगर उससे लेंगे तो महंगा लेने पर मजबूर हो। पुलिस यही खेल खेलने में लगी है। बालू और दारू, 2 ही काम पुलिस के पास रह गया है। तो यह काम नीतीश कुमार का है जो इन दोनों कामों से मुक्त करके उनको मेन काम में लगाता। लेकिन इसके लिए आपको दारूबंदी उठाना पड़ेगा, और वो आप चाहते नहीं है कि अब आपके जीते जी वो उठे। क्योंकि अब यह कुछ महीने की सरकार है आपकी, उसके बाद आपका फेयरवेल ही होगा। भाजपा चुनावी मजबूरी के लिए चाहे जो कहे, आपको भी पता है कि यह अंतिम चुनाव है आपका। तो जब अंतिम चुनाव है तो इसको आपको और ज्यादा समर्पण से कंट्रोल करके एक मिसाल पेश करके जाना चाहिए था। जाते जाते छीछा लेकर करवाने का क्या मतलब? तब तेजस्वी यादव का और तेज प्रताप यादव का वो बयान सार्थक होता है कि नीतीश कुमार क्या करें, अक्षम आदमी है, असहाय आदमी है, उनको कुछ बुझा ही नहीं रहा है। और आप रह करके अपने आप को बताते भी रहते हैं कि आपको वाकई कुछ बुझा नहीं रहा, पगला गए हैं। मैं अपने ननिहाल और ससुराल के मुख्यमंत्री जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है और प्रथम नागरिक है राज्य का, उसको पागल कहने के लिए मैं अपने आप से और समस्त बिहारियों से क्षमा मांगता हूं, नीतीश कुमार को छोड़ करके। क्योंकि नीतीश कुमार से क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने स्वयं कई बार साबित किया है
राष्ट्रगान हो रहा है और आप हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। आपका मंत्री को पुरस्कृत कर रहा है, आप उसको धक्का देके बाहर कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। विधानसभा में बोला हुआ भाषण तो घिनौना भाषण है, वाहियात और अश्लील है, हम बोल भी नहीं सकते। तो आप बताए हैं कि आपकी तबीयत खराब हो गई है। हमने आपको इसी फेसबुक के माध्यम से सलाह दिया था कि प्रतिष्ठा आपकी इसमें रहती कि आप सहसम्मान छोड़ देते और कहते कि हम युवाओं के लिए रास्ता छोड़ रहे हैं। धन्यवाद बिहार कि आपने मुझको अब तक मौका दिया, आपका एहसान आजीवन रहेगा मेरे साथ। हमको स्वस्थ होने की कामना कीजिए और यह सत्ता अपने लीजिए। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि राजनीति में आदमी को घसीट करके फेंकना पड़ता है। आदमी स्वयं चाहता नहीं है, आप भी वही चाहते हैं और वो हो जाएगा अपनी बार। अब इसका निवारण क्या है? निवारण है कि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय छोड़े और किसी और को गृह मंत्रालय दे। वो भाजपा को नहीं देना चाहते तो अपने ही किसी आदमी को दे, या होश में आवे और पुलिस वाले को बुलाएं कि मैं चाहे पगला भी जाऊं, आप अपना इकबाल को ठीक करना। क्योंकि आज सोशल मीडिया पर बिहार से मांग हो रही है कि थोड़े दिन के लिए सहयोगी जी आइए ना, बगले के तो है आप। यह सरकार के इकबाल को बहुत बड़ा प्रश्न है कि कोई आदमी दूसरे को बुलावे। यह उसी तरह का स्थिति है कि कोई पत्नी अपने पति को कहे कि तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, फलाने वाले को बुलाइए ना, शायद उनसे कुछ हो जाए। यह बात अश्लील है लेकिन सच्चाई है। बिहार की जनता ने कहा है कि योगी जी कुछ दिन के लिए आइए। यह नीतीश कुमार को नपुंसक बनाने जैसा है, जिसकी मैं क्या कहूं। लेकिन नीतीश जी, यह मैं मानता हूं, मैं यह जानता हूं और समझ सकता हूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमराई है वो आपने नहीं चरमराया है। आपके विरोधी इस स्थिति को उत्पन्न किए हैं ताकि जंगल राज ब्रह्म जंगल राज पर बहुत छिले और नया पीढ़ी जो अब मतदान देने जाएगी, जिन्होंने 90 में वो दहशत को नहीं देखा है, उनको यह बताया जाए कि देखो ये जंगल राज कितना बुरा है। और मतदाता युवा ही है, बुजुर्ग उतना मतदान उत्साह से नहीं देते। और दूसरा कि आप अपना जिद पाले हुए हैं कि दारूबंदी हम करके ही रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, और पुलिस आपका दारू बेचने और बालू बेचने में लगी हुई है। उसका यही काम रह गया है, सुरक्षा उसका प्राथमिकता रहा ही नहीं। और तीसरा कि आप चाहते नहीं हैं कि कानून व्यवस्था सुधरे, क्योंकि अगर आप चाहते तो गृह मंत्रालय किसी सक्षम आदमी को दे देते। अब नहीं भी देते तो डीजीपी को बुला के कहते। मैं एक सिनेमा देखा था, उसका एक डायलॉग था, हीरो कह रहा है कि देखो इसको ले जाओ और अपना मोबाइल बंद कर देना, कि भाई हो सकता है मोह में मुझे आपको फोन करना पड़ जाएगा, इसको छोड़ दो। इसका अपराध इतना बड़ा है कि छोड़ना नहीं है, इसको गोली ही मारना। और कह करके अपने गुंडों को सारे भेज देता है। आप भी डीजीपी को बुलाइए, 2-4-5 मिनट तो होश में रहते होंगे 24 घंटे में, तो उस होश वाले पीरियड में डीजीपी को बुलाइए और कहिए कि यह कानून व्यवस्था बिल्कुल उसी तरह से चले जैसे हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में चल रही है। आपको फ्री हैंड है, जैसे भी चाहे आप इसको कंट्रोल करें। बिहार के भी पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरह से जाबाज है, क्योंकि योगी जी के पहले यही पुलिस नपुंसक लगती थी, लेकिन जब प्रशासक आया और उसको फ्री हैंड दिया तो यही पुलिस दुनिया में नाम कमा रही है। उसमें कोई अलग से भर्ती नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है, क्योंकि जब भर्ती होता है कोई न कोई अदालत में अड़चन डाल करके रुकवा दिया जाता है ताकि पुलिस भर्ती का क्रेडिट यूपी के मुख्यमंत्री ना ले। वो एक अलग राजनीति है। लेकिन जो पहले से थे, जो अखिलेश के राज में थे, जो मायावती के राज में थे, उन्हीं लोगों ने सिर्फ प्रशासन बदला है, शासक बदला है। उन्होंने अपना इकबाल बुलंद किया है और देश दुनिया में अपना नाम कमाया है। अपराधी थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2 ही स्थान है, आइदर जेल आइदर प्रभु से मेल। अब आप प्रभु से मेल करना चाहते हैं या जेल करना चाहते हैं, चॉइस इज योर्स। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार की पुलिस भी उतना ही सशक्त, हिम्मत वाला और पौरुष से भरपूर है। आपको सिर्फ उसे फ्री हैंड देना है, जो आप नहीं दे रहे। कानून व्यवस्था की लचर स्थिति आपको कहां लेके जाएगी, किस गर्त में लेके जाएगी, मैं नहीं जानता। लेकिन एक चीज दिखने लगी है, आपके विरोधी अब सवाल उठाने लगे हैं। तो क्या यह चुनाव होने तक आपसे पिंड छुड़ाने का स्लॉट है? विचार इस पर भी करना है।
क्योंकि इतना न ज्यादा आपकी बदनामी हो जाएगी कि लोग अब आगे मुख्यमंत्री के रूप में देखना सुनना चाहेंगे। तो क्या ये टेक ओवर करने का एक यह मतलब है? क्योंकि ऐसे ही चिराग पासवान ने सरकार के विरोध में नहीं बोला। आज चिराग पासवान का बयान है कि मैं बड़ा अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूं कि जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूं, जो सरकार मेरे दम पर चल रही है, वो इतना लचर और बेपरवाह है कि अपराधी खुलेआम कहीं भी किसी भी स्थिति में अपराध कर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आपने जिनको उप मुख्यमंत्री बना रखा है, वह कह रहे हैं कि चाहे बुलडोजर चलानी पड़े, चाहे इनकाउंटर करनी पड़े। मतलब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एग्जाम्पल पेश किया कि चाहे बुलडोजर चलानी पड़े, चाहे इनकाउंटर करना पड़े, अंत तक हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब आपके अंदर से अविश्वास का स्वर उठने लगा है। यह बिहार के जनता तक पहुंचे उसके पहले संभल जाइए और बिहार को संभाल लीजिए, क्योंकि अभी भी आपका जंगल राज लालू प्रसाद के जंगल राज से कई हजार गुना बेहतर और बढ़िया है। क्योंकि वहां पर स्वाभिमान नहीं था, वहां पर शान नहीं था, वहां पर कोई सम्मान नहीं था। जब मर्जी था आदमी गाड़ी का शोरूम लूट लेता था, जब मर्जी था तो आदमी ज्वेलरी का दुकान लूट लेता था, जब मर्जी था तब बड़े लोगों को बैठा लिया जाता था और उनसे अपहरण का लेन देन मुख्यमंत्री आवास में किया जाता था। यह भी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात मुख्यमंत्री का खुद का साला जो उसी निवास में रहता था उसने कहा है। मैं उसके बात पर कह रहा हूँ, ध्यान रहे, ये मेरा शब्द नहीं है। उनका खुद का साला कहा है कि जितना बिहार में अपहरण लालू जी के जमाने में होता था वो सब लालू जी करवाते थे और वही समझौता होता था कि किसको कितना रुपया देना है। एक बात एक डॉक्टर ने कहा था कि उनकी एक नई गाड़ी आई थी, एक आदमी मांग के ले गया कि जरा दीजिए ना, गाड़ियां घुमाते हैं। अब जब 1.5-2 महीना 3 महीने तक नहीं लेके आया तो बड़ा परेशान हुए। उनके एक मित्र बोले कि मुख्यमंत्री से एक बार मिलिए ना, तो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए। जब मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे एक कड़े मार तो शॉक रह गया कि गाड़ी वहीं पर खड़ी थी। तो उन्होंने बोला कि सर यही गड़िया के लिए माए हैं, आने दो, बच्चे हैं, क्या करोगे, तुम दूसरा ले लेना। डॉक्टर साहब लौटने लगे तो बोला कि अब आए हो तो कुछ चढ़ावा तो दे के जाओ। तो गाड़ी भी उनको छोड़नी पड़ी और कुछ चढ़ावा दे के आना पड़ा। ये तो उस डॉक्टर ने खुद ही बयान में बोला है, टीवी पर है, यह भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी को मिर्ची लगे कि राकेश परमार बैठ के तो सोशल मीडिया पर सोशल बात कर रहा है। तो माननीय नीतीश जी, सबसे पहला आपको सुझाव है कि आप डीजीपी को बुला करके फ्री हैंड दीजिए, और अगर यह संभव नहीं हो सकता है तो दूसरा सुझाव है कि बिहार की जनता से क्षमा मांगिए और उनका एहसान मानते हुए धन्यवाद दीजिए और कुर्सी छोड़िए और किसी सक्षम आदमी को दीजिए। और नहीं तो तीसरा है कि बिहार की जनता है वो आपको निपट लेगी, लेकिन आप वहीं से निपटे, बिहार से ना निपटे, यह डर मेरे मन में बैठा हुआ है और इसी डर से मैं डरा हुआ हूँ। आप ना डरें, आप खुल के मतदान करें और उनके पक्ष में मतदान करें जिनके साथ सुरक्षित शासन की उम्मीद है और जिन्होंने अपने अपने राज्यों में यह शासन दिया है। इन्हीं सब के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता।